Welcome dear student. Myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry. जैसे कि हमने चैप्टर शुरू किया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5th लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, विद्युत ऋणता एवं कठोरता एवं मृदुता। तो विद्युत ऋणता का कठोरता एवं मृदुता से क्या संबंध है वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। वे प्रजातियां या वे स्पेसिस जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है उन्हें हम सॉफ्ट या मृदु की कैटेगरी में रखते हैं। वे स्पेसिस जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, स्पेसिस विच हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन एज हार्ड। ओके, परंतु अगर वे प्रजातियां जिनकी विद्युत ऋणता कम है उनसे हम कोई ऋणायन प्राप्त करें, ऋणायन मतलब मान सकते हैं कि आयोडाइड है, आयोडीन है, वो सॉफ्ट प्रजाति है, उसका अगर हम ऋणायन प्राप्त करेंगे तो होगा आयोडाइड आयन, ऋणायन हो जाएगा। इस ऋणायन का क्या होगा कि विद्युत ऋणता पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। ये पहले वो प्रजाति थी जिसकी विद्युत ऋणता कम थी और ये मृदु था, पर जैसे ही हमने इससे ऋणायन प्राप्त किया आयोडाइड आयन एग्जाम्पल के लिए, तो हुआ क्या कि इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई, परंतु अभी भी यह है सॉफ्ट बेस या मृदु क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने कोई स्पेसिस ली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, तो वो एज ए हार्ड बेस वर्क करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने हार्ड लिखा है, बेस या एसिड हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। एज ए हार्ड बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्लोराइड। ओके, तो जब हमने फ्लोरीन को लिया और उसको रिनाइन में कन्वर्ट किया तो वो हो गया हमारा फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन होते ही क्या हुआ, इसकी विद्युत ऋणता कंपैरेटिवली कम हो गई। पहले इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक थी, ये एज ए हार्ड वर्क कर रहा था, परंतु जैसे इसको हमने ऋणायन में कम चेंज किया, इसकी जो विद्युत ऋणता है वो कम हो गई, पर स्टिल ये हार्ड ही है, एज ए हार्ड बेस ये वर्क कर रहा है। इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस में ऐसा चेंज नहीं आया है, परंतु इसकी विद्युत ऋणता में चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता कम या ज़्यादा होने पर भी उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस से उसका रिलेशन हम बता सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हमने फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक। फ्लोराइड से आयोडाइड तक जाने पर जो क्षार है वो कठोर से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आयोडाइड सॉफ्ट बेस है और जो फ्लोराइड है वो हार्ड बेस है, और जो ब्रोमाइड्स हैं वो इंटरमीडिएट है। ओके, इसी तरह से हमने ये भी बताया था कि अगर प्रजाति की विद्युत ऋणता कम हो तो उसकी विद्युत ऋणता हम बढ़ा सकते हैं उसको ऋणायन में कन्वर्ट करके, परंतु वो मृदु ही रहेगा। नेक्स्ट, पियर्सन एंड पर ने 1987 में नीटा, जिसे हम बोलते हैं अम्ल क्षारकता के कठोर एवं मृदु गुणों का परम मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, नीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। इसको बताने के लिए उसने एक रिलेशन बताया नीटा का। किससे रिलेशन, विद्युत ऋणता से या इलेक्ट्रॉन बंधुता से, वो हम आगे देखते हैं, या फिर आयनन विभव से। नीटा इक्वल्स टू आई ई माइनस ई ए अपॉन 2। देन व्हाट इज आई ई, आई इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनन विभव। ई ए इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, अपॉन 2। तो हम इस तरह से जितने भी कठोर और मृदु पदार्थ हैं उनके गुणों का परम मान किसी भी अम्लता या क्षारकता के लिए हम निकाल सकते हैं। ओके, आई ई को हमने बताया माइनस ई होमो से। अगर हम माइनस ई होमो को निकाल सकते हैं तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू होगी आई ई, मतलब आयनाइजेशन
पोटेंशियल। अब हमें पता होना चाहिए आई ई को हम इससे कोरिलेट कर रहे हैं, तो ई होमो क्या है? ई होमो में होमो को हम बता सकते हैं इट्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उच्चतम भरे हुए आणविक कक्षक। इसी तरह ल्यूमो की बात करें, व्हाट इज ल्यूमो? ल्यूमो इज द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, निम्नतम खाली आणविक कक्षक या निम्नतम रिक्त आणविक कक्षक। वो अनऑक्यूपाइड हैं और ये ऑक्यूपाइड हैं। तो ई होमो की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ई ए, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए माइनस ई ल्यूमो। तो एक तरह से ये एक कोपमन थ्योरम है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बंद कोश स्पीसीज के लिए जो उच्चतम भरे हुए आणविक कक्षकों की ऊर्जा होती है, उसका जो ऋणात्मक चिन्ह है, उसका मान आयनन ऊर्जा के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ बताया है। ऐसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि निम्नतम रिक्त आणविक कक्षकों की अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऊर्जा निकालते हैं, तो उसकी ऊर्जा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होती है। ओके, तो इसका मतलब हम परम मान नीटा निकालने के लिए आई ई की जगह ई होमो लिख सकते हैं, ई ए की जगह ई ल्यूमो लिख सकते हैं अपॉन 2। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी स्पीसीज के लिए अगर ई होमो और ई ल्यूमो की वैल्यू जानते हैं, तो उनके अंतर के आधार पर परम मान निकाल सकते हैं। ई होमो और ई ल्यूमो की वैल्यूज़ या इनका अंतर है, वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, नीटा का मान भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा परम मान, और परम मान जैसे जैसे इंक्रीज होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उस स्पीसीज की कठोरता भी बढ़ेगी। इसी तरह से ई होमो माइनस ई ल्यूमो, जो इसका अंतर है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे ही परम मान की वैल्यू भी कम हो जाएगी, उसके साथ साथ इसकी जो कठोरता है वो भी कम होगी। इस प्रकार हम किसी भी स्पीसीज के लिए नीटा का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिंग पियर्सन पैराडॉक्स, पॉलिंग पियर्सन विरोधाभास। तो इसमें क्या होता है कि पियर्सन ने जो पॉलिंग के विद्युत ऋणता को परिभाषित करने की जो मूल विधि है तथा कठोर तथा मृदु अम्ल व क्षार के नियम के मध्य एक दिलचस्प विरोधाभास को देखा और उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। विरोधाभास क्या है, पहले हम ये जानें कि पॉलिंग ने क्या बताया। तो पॉलिंग के अनुसार जो आयनिक अनुनाद ऊर्जा घटक परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन तत्वों की विद्युत ऋणता का अंतर अधिकतम होगा, उनके मध्य अत्यधिक स्थायी बंध बनेगा। तो परमाणु के विद्युत ऋणता में अंतर जितना अधिक होगा, आयनिक अनुनाद ऊर्जा घटक उतना अधिक होगा और उस कंपाउंड का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। अब इन सब को समझाने के लिए पॉलिंग ने एक इक्वेशन दी, सीजियम आयोडाइड एंड लिथियम फ्लोराइड की अभिक्रिया से बना सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। इस अभिक्रिया में क्या है, सीजियम आयोडाइड में सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है, लिथियम फ्लोराइड में हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है, जो फर्दर रिएक्शन के बाद बनाते हैं सीजियम फ्लोराइड, जहाँ पर कि सीजियम है सॉफ्ट एसिड और फ्लोराइड है हार्ड बेस लिथियम आयोडाइड, जिसमें कि लिथियम है हार्ड एसिड और आयोडाइड है सॉफ्ट बेस। ये अभिक्रिया हो गई, परंतु जब प्रैक्टिकली हमने इसके रिजल्ट प्राप्त किए तो हमें पता चला कि ये अभिक्रिया इस तरह से पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन इसके अपोजिट होती है। अपोजिट होने का मतलब लिथियम आयोडाइड
और सीजियम फ्लोराइड की रिएक्शन हुई, जिनके कॉम्बिनेशन से हमें मिला लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड। कहने का मतलब कि ये जो कंपाउंड बने हैं दीज आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू अपर रिएक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसको ध्यान देने के लिए हम देखते हैं कि पोलिंग विधि के जो विरोधाभास के उपरांत कठोर सॉफ्ट एसिड बेस की सहायता से हमने इसको भली प्रकार से अच्छी तरह से समझाया, परंतु होता क्या है कि लिथियम प्लस एक कठोर अम्ल है, फ्लोराइड आयन एक कठोर क्षार है, इनके मध्य बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही कारण है कि सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड के मध्य कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब इन सब विरोधाभास को समझाने का जो बेस्ट तरीका है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि कठोर पारस्परिक क्रिया या इंट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, प्रबलतम बंध बनता है, जबकि सॉफ्ट इंट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो दुर्बलतम होता है या वीक होता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड, इसमें एसिड और बेस दोनों कठोर हैं। सीजियम आयोडाइड, इसमें एसिड और बेस दोनों ही मृदु हैं, सॉफ्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ मृदु पारस्परिक अभिक्रिया भी हो रही है, जिसका कि जो बॉन्ड है वो सबसे वीकेस्ट होता है। इसको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मृदु क्रिया होने के बाद भी अभिक्रिया राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जबकि वो दुर्बलतम है। कठोर अभिक्रिया की वजह से ये राइट डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकती है। तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि सहसंयोजी मृदु पारस्परिक क्रिया हो तो नहीं सकती है, परंतु प्रबल कठोर पारस्परिक अभिक्रिया इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो उसके सामने जो मृदु पारस्परिक क्रिया है इसका थोड़ा सा एग्जिस्टेंस कम हो जाता है, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू उसके कंपैरिजन में नहीं हो पाती है। उदाहरण हमने देख लिए हैं। पारस्परिक क्रिया को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक यहाँ पे हमने देखा कि कठोर पारस्परिक क्रिया की स्थिर विद्युत ऊर्जा है। तो ये रिएक्शन सेकंड वाली सही होगी। विरोधाभास के बाद हम ये देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की वो ज़्यादा है। दोनों ही कंडीशन में हम अगर बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड की, तो हम देख सकते हैं लिथियम फ्लोराइड का जो बॉन्डिंग होता है वो जनरली आयनिक होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि लिथियम फ्लोराइड आयनिक बंध के अतिरिक्त कोई और बंध नहीं बना सकता है, उसमें थोड़ा सहसंयोजी बंध भी बनता है, परंतु ऊर्जा के आधार पर ये देखा जाए तो बंध ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए इनमें ये दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि इन बंध की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो रिजल्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली वही प्राप्त होते हैं जो कि प्रायोगिक या प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि 50% लिथियम फ्लोराइड परमाणुओं में जो आवेश के विद्युत आकर्षण के कारण आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, उन आयनिक कैरेक्टर्स के कारण इनमें आवेश का स्थानांतरण होता है विद्युत धनीय लिथियम से विद्युत ऋणीय फ्लोरीन की तरफ, और यह जो ऊर्जा प्राप्त होती है इससे जो मिलती है वो पॉलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा के इक्वल ही होती है। तो यहाँ पर हमने बताया कि पॉलिंग ने क्या नियम बताए, उसने अनुनाद ऊर्जा घटक का रिलेशन कैसे बताया, परंतु उसमें विरोधाभास क्या था। फाइनली ये पॉलिंग पियर्सन पैराडॉक्स इनका कंबाइंड नियम है, थ्योरी है। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशन ऑफ HSAB कंसेप्ट और प्रिंसिपल। तो HSAB कंसेप्ट और प्रिंसिपल की लिमिटेशंस क्या हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट
classification is useful concept, no doubt, but there is some limitations जो कि नीचे दी गई हैं. फर्स्ट लिमिटेशन में हम बता सकते हैं कि it's widely general and has no any direct quantitative scale of acid base strength. acid base strength का हमारे पास अच्छा. नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशन ऑफ HSAB कंसेप्ट प्रिंसिपल. हार्ड एंड सॉफ्ट जो क्लासिफिकेशन है वो यूजफुल कंसेप्ट है, परंतु उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि नीचे दी गई हैं. फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो एसिड बेस स्ट्रेंथ का जो क्वांटिटेटिव स्केल है उसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं. सेकंड, द इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ आर नॉट अकाउंटेड, कि जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की उनको हम नहीं बता पा रहे हैं. जैसे एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोक्सिल आयन और फ्लोराइड आयन, दोनों ही हार्ड बेस है, दोनों की प्रॉपर्टी हार्ड है, परंतु हाइड्रोक्सिल आयन 10 की पावर 13 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है देन फ्लोराइड आयन. तो जो कोरिलेशन है बिटवीन हार्डनेस और इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते हैं. नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन बाय स्प्लिटिंग द participant into the acid base fragments is quite arbitrary to some extent. The reaction between ethanol and acetic acid may be interpreted for esterification in two ways. इसका मतलब ये है कि हम जो रिएक्शन होती है उसका एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि उसके फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे, कौन से होंगे, किस तरह से उनका स्टेरिफिकेशन हो रहा है. तो यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन के दो तरीके हैं. फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमने एसिड लिया और ये अल्कोहल लिया. एसिड में हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड और ये हमने लिया एथाइल अल्कोहल. तो फर्स्ट ब्रेक ये है कि हमने इसका H+ आयन लिया और इसका OH आयन लिया. इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एथाइल एसीटेट. ओके. सेकंड, हम ये कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एसिटिक एसिड से अब H ना रिमूव करके हमने यहाँ से OH रिमूव किया और यहाँ से हमने एथाइल अल्कोहल से H रिमूव किया. इस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें एस्टर ही मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, पर दोनों ही प्रोसीजर में हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन लिए. हमने दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन को रिमूव किया, पर डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिमूव किया. अब कॉम्बिनेशन देखा जाए तो जो वाटर बना वो एक हार्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि H+ आयन और OH आयन दोनों को ही हम मान सकते हैं कि ये इसको जस्टिफाई करता है कॉम्बिनेशन को, हार्ड कॉम्बिनेशन को. बट देयर इज नथिंग टू एक्सक्लूड ब्रेक फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन बिटवीन एसिटेट आयन और इथाइल. ये तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये हार्ड कॉम्बिनेशन है अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइंड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. पर जब हम ये देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में हमने लिया यहाँ से एसिटेट आयन और यहाँ से हमने लिया एथाइल आयन, तो ये दोनों कोई हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगा, बट ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस और हैं. ऊष्मागतिकी चक्र से पता चलता है कि साम्यक स्थिति न केवल गैसीय अवस्था की क्रिया ऊर्जा बल्कि सभी आयनों की जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करती है. तो इसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई रिएक्शन हुई, जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन की किसी भी मेटल की हेक्साफ्लोरो के साथ रिएक्शन की 6 फ्लोराइड आयन के साथ, तो ये हमें MF6
-2 ये कॉम्प्लेक्स बना। इसकी हमने आयोडाइड के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर फ्लोराइड आयन आयोडाइड आयन से डिस्प्लेस हो गए हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। तो इसको हम बता सकते हैं कि ये मान लो हमने कोई रिएक्शन की है ऊष्मागतिकी चक्र। इससे ये पता चलता है कि जो साम्यक स्थिति होती है वो केवल गैसीय अवस्था में क्रिया ऊर्जा पे ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि जितने भी आयन्स हैं उनकी जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। कैसे करती है? अगर हम चेक करते हैं फ्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन की मुक्त जल योजन ऊर्जा तो पता चलता है कि फ्लोराइड आयन की मुक्त ऊर्जा अधिकतम है और अधिक ऋणात्मक वैल्यू है। यही हम बात करें जलीय विलयन में और एक्वस सॉल्यूशन में, इनमें क्या चेंज आएगा? तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन लेते हैं तो जो मेटल है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो आयोडाइड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हमने जलीय विलयन की जगह लिया गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। इस कंडीशन में होगा क्या? जो M+4 है उसका आयोडाइड के साथ बॉन्डिंग होगी, परंतु आयोडाइड की जगह फ्लोराइड के साथ बॉन्डिंग होगी। ये फ्लोराइड के साथ बॉन्डिंग होगी और ये जो बॉन्डिंग है मोर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, पारस्परिक क्रिया इसकी जो है वो ज़्यादा प्रबल है। तो जलीय अवस्था में डिफरेंट रिएक्शन होगी और गैसीय स्टेट है उसमें डिफरेंट रिएक्शन होगी। इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम देखते हैं मरकरी क्लोराइड का हमने ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया तो मरकरी ब्रोमाइड प्लस क्लोराइड आयंस ये हमें मिले सेकेंड रिएक्शन में। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसी रिएक्शन को जब हम करते हैं गैसियस मीडियम में तो ये जाती है लेफ्ट डायरेक्शन में। गैसियस मीडियम में करेंगे तो ये जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। और अगर हम इसको करते हैं एक्वस मीडियम में तो रिएक्शन हमारी होगी राइट डायरेक्शन में। और उसके अलावा अगर हम ये रिएक्शन करते हैं एसीटोनाइट्राइल विच इज़ CH3CN तो जो रिएक्शन है वो ना लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगी ना राइट में, वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट ये दोनों में चेंज होती रहती है तो वहाँ साम्य स्थापित होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, इन बिटवीन होगी। जैसा कि हमने यहाँ बताया है रिएक्शन इन गैसियस मीडियम लेफ्ट साइड, एक्वस मीडियम राइट साइड एंड एसीटोनाइट्राइल के केस में मध्यवर्ती एंड इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट सिद्धांत अभी हमने पढ़ा था। यह सिद्धांत अम्ल क्षार के मात्रात्मक पैमाने को नहीं बताता है, जो हमने बताया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को नहीं बता पाता है। और एस्टर का अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। HSAB सिद्धांत कुछ अभिक्रियाओं में विपरीत व्यवहार दिखाता है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था इथाइल एसीटेट और इथाइल अल्कोहल। इथाइल एसीटेट बनाना था, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड हमने लिया तो उसके दो तरीके थे। एक में हाइड्रोक्सिल आयन आया एसिड से, सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल आयन आया अल्कोहल से। दोनों ही कंडीशन में एस्टरिफिकेशन होता है जो कि हम रिएक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यदि इसको कैसे समझाया जा सकता है, मिथाइल आयन इट इज़ ए सॉफ्ट एसिड और H2 इट इज़ सॉफ्ट बेस भी ले सकते हैं, क्योंकि H2 को हम H+ और H- में दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो H- इज़ द सॉफ्ट बेस। तो अगर हमने मिथाइल आयन की H+ आयन से अभिक्रिया की तो हमें यहाँ पर मिलता है मीथेन। दैट शुड बी पॉसिबल बट नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है? रिएक्शन होनी चाहिए बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक तरह से सॉफ्ट और हार्ड इंट्रैक्शन हुआ जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट की लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल।